चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्स क्लब। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 139 वंस से रिलेटेड बातें करी थी और उसमें हमने डिटेल डिस्कशन करा था कि सेक्शन 139 वन के अंडर ड्यू डेट्स क्या होती हैं और रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है। उसी टॉपिक को, रिटर्न ऑफ इनकम को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो सेक्शन हम जो डिस्कशन करेंगे वो है सेक्शन 234। एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ ये 2 या 3 लाइन का सेक्शन है लेकिन ये कई जगह एप्लीकेबल होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234F क्या कहता है ये कि साहब, अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं करते हो, अगर आप रिटर्न इनकम को फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर ना कोई फीस लगाई जाएगी। क्या फीस है? वेयर अ पर्सन who is required to return furnish a return of income under section 139(1). अब जो पर्सन सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल है, और सेक्शन 139(1) के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारी कंडीशन थी जहां पर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है आपको। आपका जो है फॉरेन ट्रैवल नहीं होना चाहिए 2 लाख से ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होना चाहिए 1 लाख से ज़्यादा, या भी आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट थी उससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 139 के अंदर हमने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी थी जिसके अंदर रिटर्न फाइल करना जरूरी था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1). अब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है 139 में, लेकिन क्या 139(1) के अंदर आपको लिमिट, टाइम लिमिट बता रखी है। क्या क्या टाइम लिमिट थी? अगर आपको ध्यान हो, जिनका भी ऑडिट वगैरह होता है उनके लिए लिमिट थी, डेट थी 31 अक्टूबर। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग का केस थे उनके लिए डेट थी 30 नवंबर, और रेस्ट ऑफ द एसएससी के लिए डेट थी 31 जुलाई। ठीक है, यही 3 डेट थी। अब सेक्शन 139, जिनको सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करनी है, सेक्शन 139(1) के अंदर डेट्स बताई गई हैं। वो कहते हैं कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, आपको रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन जो ड्यू डेट से उसके अंडर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपको पे करना पड़ेगा बाय वे ऑफ अ फी। बाय वे ऑफ अ फी, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहा है कि आपको एक फी पे करनी पड़ेगी। आपको एक फी पे करनी पड़ेगी और वो फी होगी 5,000 रुपए की। वो फी होगी 5,000 रुपए की। वो पर्सन जो सेक्शन 139 के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, अगर वो ड्यू डेट पे, जो कि सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट दी गई है, उस ड्यू डेट के तहत अगर अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपको फी के पे करनी पड़ेगी ₹5,000 की। उसके बाद कहता है कि इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड्स 5 लाख रुपीज, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ये आपकी फ़ी की जो अमाउंट है ना, वो 5,000 की जगह कितनी हो जाएगी? मात्र 1,000 रुपये। वो आपकी फ़ीस की अमाउंट 5,000 से घटकर हो जाएगी 1,000 रुपये, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं है। अगर 5 लाख से एक्सीड नहीं है तो आपकी फ़ी इनकम 5,000 से घटकर हो जाएगी 1 लाख रुपये। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन था सेक्शन 234 कि अगर आप सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं और आपने सेक्शन 139(1) के तहत जो ड्यू डेट्स गई हैं उसमें रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपको सेक्शन 234F के तहत एक फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि 5,000 रुपये होगी। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ये फीस की अमाउंट 5,000 से घटकर मात्र हो जाएगी 1,000 रुपये। अब मैंने यहां पर आपको फी लाइन अंडरलाइन करवाया, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। यहां पे आपको मैंने फी वर्ड हाईलाइट कराया, अंडरलाइन कराया। आपने पढ़ा होगा पीजीबीपी हेड के अंदर, आपने पढ़ा होगा पीजीबी हेड के अंदर किसी भी तरह का पेनल्टी
या इंटरेस्ट, अगर आप इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करते हो तो पीजीबीपी हेड के अंदर उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी तरह का कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करा है तो पीजीबीपी के प्रोविजन कहते हैं कि उस इंटरेस्ट पेनल्टी कि आप पीजीबीपी कैलकुलेट करते समय, अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते समय उस पेनल्टी या इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो सेक्शन 234F में हम फीस पे कर रहे हैं, क्या इसकी डिडक्शन पीजीबीपी हेड में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मैंने कहा कि आप पेनल्टी और इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन 234 के अंदर दी हुई फीस क्या पेनल्टी है या इंटरेस्ट है या एक अलग नेचर फीस है? ये फीस है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये पेनल्टी है ना ही इंटरेस्ट है, इसकी पीजीबीपी में डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। तो सेक्शन 234 is in the nature of fees and not interest or penalty, so it is a deductible expense under head PGBP। ठीक है, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, ये फी पे कब करी जाती है? ये फी पे कब करी जाती है? भाई हमने कहा कि आप अगर रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं तो अपनी ड्यू के डेट के अकॉर्डिंग आप नहीं पे करते हो तो आपको 234F में आपको पेनल्टी पे करी फी पे करी जाएगी। फी पे कब करी जाती है? फी इज पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेल्फ असेसमेंट। आप जब भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे ड्यू डेट के बाद ही ऑब्वियसली फाइल कर रहे हो, तभी ये फीस लग रही है। ड्यू डेट में कर दी होती तो इस फीस की बात ही नहीं आती। जब भी आप इस रिटर्न को फाइल कर रहे हो और आप पे अगर फीस एप्लीकेबल है क्योंकि आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं करी, तो एट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आपको ये फी भी सेल्फ असेसमेंट, जैसे आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट होकर आएगा, आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा, आपका जो भी पेनल्टी आएगी, उसके साथ आपको ये फीस भी एड ऑन करनी पड़ेगी। आप वैसे भी आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन सिस्टम में रिटर्न फाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली 234F के अंदर फीस भी कैलकुलेट होकर आ रही होगी, तो 5000 1000 जो भी आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंग आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस प्रोविजन के अंदर और भी देखिए एक दो छोटी छोटी बातें हैं। ये कहता है कि हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। इसका मतलब ये हुआ 139(1) तो हमने पढ़ाई है, एक होता है 139(4) जिसे हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न, एक होता है 139(5) जिसे हम कहेंगे रिवाइज रिटर्न, एक होता है 139(3) जिसे लॉस ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑफ लॉस जो भी बोल दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन 234F सेक्शन 139 पे एप्लीकेबल है। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139। इस 139 के अंदर जितने भी सब सेक्शंस हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, 5 हो, इसका मतलब ये इसका सब पे एप्लीकेबल है। जी हाँ, सब पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी रिवाइज रिटर्न होती है और वो भी लेट हो रही है ड्यू डेट के बाद है तो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये 139 लगता है, लेकिन 139 के सारे सबसेक्शंस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अभी मैं आगे इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा कि जब बिलेटेड रिटर्न वगैरह फाइल होती है वहां पर भी हम बात करेंगे सेक्शन 234F की फीस वहां पर भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यहाँ लॉ में कहा गया है कि साहब हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139। अब 139 के अंदर के 139(4) भी तो हो गया, क्योंकि हमने 139 बोला, इसका मतलब इसका सबसेक्शन सारे सबसेक्शन इंक्लूड है। और बिलेटेड रिटर्न क्या होती है? बिलेटेड रिटर्न तो वो रिटर्न ही होती है जो ड्यू डेट के बाद फाइल करी जा रही है। जब ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो क्या आप पे सेक्शन 234F की पेनल्टी फीस नहीं लगेगी? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो इसलिए 234 एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 139 के अंतर्गत आपको रिटर्न फाइल करनी है और 139 में सारे सबसेक्शंस को भी इंक्लूड करा जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक और इसमें अच्छा पॉइंट है, एक और इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखिए वो पॉइंट क्या है। मान लीजिए मिस्टर आर हैं, मान लीजिए मिस्टर आर हैं, इनकी इनकम है मात्र 2,40,000 रुपए। मिस्टर आर हैं जिनकी इनकम है मात्र 2,40,000 रुपए। अब चाहे वो न्यू स्कीम में रहें, चाहे वो ओल्ड स्कीम में रहें, क्या टैक्सेबल है इनकम? नहीं है। क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए लाइबल हैं, ये मानते हुए इन्होंने किसी भी चैप्टर 6 की डिडक्शन या फिर 54 जी वाली जो हमने डिस्कशन करा था 139(1) के अंदर कैपिटल गेन की, वो डिडक्शन, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करिए, कुछ नहीं इनका। इनकी सिंपल 2,40,000 की इनकम है, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करिए, 2,40,000 इनकी नेट इनकम है। अब जब 2,40,000 की नेट इनकम में सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है तो ड्यू डेट्स की भी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि जब देखिए ड्यू डेट्स की हम बात तब करेंगे ना जब आप रिटर्न फाइल करोगे, आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है। लेकिन मिस्टर आर बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है, मिस्टर आर बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है। उन्होंने कहा देखिए साहब, मेरी बेशक इनकम 2,40,000 रुपए ही है, मैं मानता हूं मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते मैं तो रिटर्न ऑफ इनकम अपनी फाइल करके ही मानूंगा। मैं तो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके ही मानूंगा। ठीक बात है। इनकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2000 मान लीजिए 25 को, प्रीवियस ईयर 24-25 की अगर हम बात करें तो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025। इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई परेशानी नहीं, अपनी रिटर्न फाइल कर दी। देखिए 139 मैंने 139(1) में हमने डिस्कशन भी करा था कि 139 किसी को प्रोहिबिट नहीं करता रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर किसी एसएससी की, अगर किसी पर्सन की इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी रिटर्न फाइल करना चाहता है तो भाई आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। सेम चीज यहां पर भी है, मिस्टर आर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी 31 जुलाई 2025 को 2,40,000 की इनकम दिखाते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं कहूं इन्होंने रिटर्न 31 जुलाई 2025 की ड्यू डेट होने के बजाय इन्होंने रिटर्न फाइल करी 5 अगस्त 2025 को, ड्यू डेट थी 31 जुलाई, रिटर्न फाइल करी 5 अगस्त 2025 को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है, कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सेक्शन 234F पढ़ा, क्या सेक्शन 234F की फीस फी पे करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी है? और अभी हमने सेक्शन 234F में यही तो पढ़ा कि अगर आप अपनी इनकम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो 5,000 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी, और आपकी इनकम अगर 5 लाख है तो वो फीस घट के 1,000 हो जाएगी। तो मिस्टर आर के केस में तो फीस 1,000 रुपये और क्या देनी चाहिए? क्या लगेगी 234F क्या एप्लीकेबल है? ये क्वेश्चन है, क्या 234 यहाँ पर एप्लीकेबल है? इसका आंसर है नहीं, नो। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? अभी तो आप सर आपने बताया 234F में ड्यू डेट के बाद। देखिए हमने जो प्रोविजन पढ़ा है वो पढ़ा है जब आप 139(1) में एप्लीकेबल हो, लीगल रिक्वायरमेंट है 139 के अंदर आपको रिटर्न फाइल करने की। लेकिन इस वाले केस में क्या 139 के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट थी रिटर्न फाइल करने की? नहीं साहब, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी रिटर्न फाइल करने की? नो। क्यों? 139 तो तब कहता है जब आपकी इनकम टैक्सेबल हो, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, या आपने फॉरेन एक्सपेंडिचर करा हो, या सेविंग अकाउंट में कुछ ज्यादा पैसे हो, या फिर 1 लाख से ज्यादा के कंजम्पशन करी हो। तो ये तो कोई केस नहीं यहाँ पर लग रहा था। तो मिस्टर आर पे तो रिटर्न फाइल करने की लीगल रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, वो तो इन्होंने अपनी मर्जी से रिटर्न फाइल करी है। और 234F तभी लगेगा जब 139 एप्लीकेबल है। इसका मतलब मिस्टर आर पे 234F एप्लीकेबल नहीं होगा। So this section is applicable when there is a legal requirement to file the return. But in case no need to file the return, but assessee still file the return voluntary,
then 234F is not applicable, क्योंकि जब 139 ही एप्लीकेबल नहीं है तो 234F की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। ठीक है, ये था आपका एक छोटा सा सेक्शन 234। इस सेक्शन को डिस्कशन करने का रीजन ये था क्योंकि आगे मैं बिलेटेड रिटर्न वगैरह की भी बातें करूंगा, वहां पर भी इस सेक्शन को हमें समझना पड़ेगा, वहां पर इस सेक्शन से रिलेटेड भी बातें होंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं फिर हर बार बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू।